अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। मशरिक़ वस्ता में लगी आग दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। ईरान ने इजरायली हमलों में अमरीका को बराबर का शरीक करार दिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि इजरायली हमले अमरीकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं थे। अमरीका को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमलों से इज़हार लाताल्लुक़ी उन्होंने कर दिया है और साथ ही साथ ईरान और इसराइल के दरमियान सालिसी की पेशकश भी की है और धमकी भी दी है कि ईरान ने अमरीका पर हमला किया तो ऐसा जवाब देंगे जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। और अब से चंद कुछ देर कबल जो है वो अमरीकी सदर के इस तरह के भी स्टेटमेंट है कि जनाब ये दोनों जो ममालिक हैं वो जल्दी मुज़ाकरात पर आ जाएंगे, इनके दरमियान डील तय पा जाएगी। तमाम तर सूरत हाल को हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कराची ब्रिगेडियर तारिक कादिर रिटायर्ड, जो कि दिफाई तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि अब तक की जो मजमूई सूरत हाल देखी जा रही है उस पर आपका क्या व्यू है? दोनों फरीक़ैन ने अब तक अपने क्या अहदाफ हासिल किए हैं? सर बहुत शुक्रिया आपका इस बहुत ही अहम और बहुत ही क्रिटिकल इशू के ऊपर बात करने का। इमरान, इस वक्त इसराइल ने जिस तरह अपने ग्राउंड सेटिंग की थी गाज़ा, फ़लस्तीन और उसके बाद सराउंडिंग के अंदर, उसका जो एक नेचुरल आउटकम था उसका फ़ेज़ 2, और वो फ़ेज़ 2 था दोस्ती जो उसने बढ़ाई हुई थी अपने बाकी इलाके के लोगों के साथ, मुसलमान और गैर मुस्लिम सबके साथ। उसका जो फ़ेज़ 2 था वो था ईरान को ड्रैग करना इस ग्लोबल स्ट्रगल के अंदर। ठीक है, और यानी हिजबुल्लाह और हमास को कमज़ोर करने के बाद अल्टीमेट टारगेट जो है फिर ईरान ही, क्योंकि वो प्रॉक्सीज थी उनकी, उनको वहाँ पे उसने न्यूट्रलाइज करवाया रिजीम चेंज के ज़रिए, अपने फायर पावर के ज़रिए और पॉलिटिकल प्रेशर्स के ज़रिए। अब जो सेकंड फेज़ था वो था डायरेक्टली ईरान को ड्रैग करना इस लड़ाई के अंदर। और ये जो इसराइल है वो एक बैट के तौर पे सामने आ रहा है, एक ट्रंप के पत्ते के तौर पे आ रहा है, तो ताकि वो इसराइल की लड़ाई में, अभी आपने देखा है ये पिछले 24 घंटे के अंदर यूके जो कि पहले सारे कंसर्न शो कर रहे थे, लेकिन उनका शिप हॉर्मुज़ में दाखिल हुआ है और वॉरशिप है और वो पूरा लोडेड है, फुली लोडेड है। और वो एक तरह का आप तंग करने वाला, किसी को चौंच मारने वाला, अमेरिका कह रहा है कि जी हम इसमें डायरेक्टली शामिल नहीं हैं, तो आपने हमें टारगेट नहीं करना। हम हालांकि आसपास बैठे हुए हैं, आपने अगर इजराइल पे किया तो हम आपको रोकेंगे और आपके सारे मिसाइल को भी रोकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी कंट्राडिक्टरी डिप्लोमेसी भी चल रही है और मिलिट्री पावर का डिस्प्ले भी चल रहा है। अच्छा, इस पावर डिस्प्ले में जब इनिशियली हमने देखा जिस तरीके से एलिमिनेट किया ईरान की जो मिलिट्री लीडरशिप है, जो आप कह लें कि पासदारानी इनकलाब, उनके स्पेस टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें, और वो इंसाइडर जॉब्स थी सारी, ड्रोन उससे। देन उसके बाद सेकंड फेज़ आता है मिसाइल्स वगैरह का। तो पहले तो उसके ऊपर ज़रा मैं जानना चाहूँगा कि ये इतना बड़ा नेटवर्क और इतना एक्टिव नेटवर्क है मोसाद का। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब से 1979 से रज़ा पहलवी का अहद ख़त्म होता है और आयतुल्लाह खुमैनी साहब तशरीफ़ लाते हैं और एक नया सिस्टम आता है, उससे पहले भी, क्योंकि ईरान, आपको याद है कि तेहरान जो है वो CIA लैंगले वर्जीनिया के बाद सबसे बड़ा जो हेडक्वार्टर है वो तेहरान में होता था। तेहरान में CIA हेडक्वार्टर का मतलब है कि मोसाद भी इतना ही पावरफुल था। तो 1940 से लेके 1979 तक जितनी इन्वेस्टमेंट हुई थी वो एक दिन में ज़ाया तो नहीं हुई, ख़त्म ज़रूर हुई है 79 के बाद, लेकिन वो ज़ाया नहीं हुई, रीइंफोर्स हुई है। ठीक है। और उसके बाद नए गैजेट्स के साथ और नए सिस्टम्स के साथ तो मोसाद का इम्पैक्ट तो रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो
रिवोल्यूशनरी जो फोर्सेस हैं, जो हमारे इस्लामिक और जो गार्ड्स हैं, इन्होंने अपने आप को पैराडाइम शिफ्ट के साथ कंसर्न शो नहीं किया कि हमारे अंदर कितने जो है ना वो बग्स बैठे हुए हैं, कितने मीर जाफ़र बैठे हुए हैं, और उन चीज़ों को उन्होंने मेरे अपने ख्याल में इतनी प्रायोरिटी नहीं दी थी। उन्होंने कहा जी हम मजहबी सोच और मजहबी अफकार की वजह से इतना अच्छा हमारा इम्पैक्ट हो जाएगा कि हमारे खिलाफ कोई बोलने वाला। तो ये उनके अपने जो मीर जाफर, मीर सादिक जो मौजूद थे, ये सब ये इनिशियल पार्ट में उन्होंने प्ले किया है। लेकिन ईरान की जो लीडरशिप है ये 5, 10, 15 बंदों के शहीद होने से ख़त्म नहीं होती। एक बड़ी हिरार्की है वहाँ पर जिस तरीके से, और ये जो इनकलाब का जो असर है और जो हुकूमत का असर है और ये पूरा एक सिस्टम जो है, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, उसके अंदर इतनी ताकत है, इतनी उसके अंदर रेजिलियंस और पावर है कि एब्जॉर्ब करना, इस तरह के झटके को एब्जॉर्ब करना, सहना, बर्दाश्त करना और उसके बाद सोच समझ के रिटेलिएट करना। मैं आ जाता हूं सर, वो रिटेलिएट जिस तरीके से किया, क्योंकि इनिशियली एक पूरी दुनिया में इसी तरीके की एक हाइप क्रिएट हो गई थी कि जनाब बस हो गया, बस इसके बिल्कुल अब कुछ नहीं है। लेकिन उसके बाद जो रिटेलिएट किया, और एक तरफ दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और वॉरफेयर और सारी चीज़ें जो इजरायली इक्विप्ड, और दूसरी तरफ हम देखें क्योंकि इनिशियली जो ईरान के ड्रोन्स थे वो जॉर्डन के अंदर उनको इंटरसेप्ट किया गया, लेकिन अब जब ईरान के मिसाइल्स थे वो जब निकलते हैं ईरान से, ना साइप्रस में उनको इंटरसेप्ट किया गया जहाँ पर यूएस का बेस है, ना इराक में, जहाँ साइप्रस में तो यूके का है, खैर ब्रिटिश है, फिर इराक में यूएस का है, इसके अलावा जॉर्डन, सीरिया, ये सब के ऊपर से होते हुए फिर पहुँचते हैं जनाब इनकी एयर स्पेस में, और उनकी एयर स्पेस में भी जाके जो मल्टी लेयर जो ड्रोन और आपके आयरन डोम और बहुत सारी सिक्योरिटी, उनको ख़त्म करते हुए जाके टारगेट पर, क्योंकि दुनिया ने इससे पहले कभी तिल अबीब के अंदर इस तरह के मनाजिर नहीं देखे थे। तो ये कितना बड़ा सरप्राइज था ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स। मेरे अपने ज़ाती, मैं आपको सही बताऊं, ये लोग उसको सरप्राइज समझते होंगे, लेकिन मेरे अपने ख्याल में ये एक विलफुल ट्रैप है ईरानियंस के लिए। विलफुल ट्रैप है ये वेस्ट का, यूएस और इजरायली जो फोर्सेस का, कि जी इनको आने दें, इनको लाने दें, ताकि एक तो इनको हम इनकी फायर पावर देख लेंगे, क्योंकि ईरान को पास जितने मिसाइल्स हैं वो 3000 साढ़े 3000 मिसाइल्स हैं, और उनमें तल अवीव में पहुंचने वाली रेंज के भी हैं और छोटे भी हैं। तो एक तो उनको लेके आने का, दूसरा उसको लेके आने का मतलब है कमिट करवा रहे हैं आप उनको, आप अपनी कुंडी लगवा रहे हैं कि जी आप आ जाओ और लड़ाई में, ताकि हमें एक और रीज़न मिले आपको डाइल्यूट करने की, आपको तंग करने की और आपको परेशान करने की। अब एक है पॉलिटिकल लीडरशिप, इन्होंने कोशिश की कि जी हम उनको शहीद करें। मिलिट्री लीडरशिप, IRGC, उनके जो गार्ड्स हैं उनके लीडरशिप को, साइंसदानों को। उसके बाद फिर उनका था कि जी हमें प्रेशर करें ताकि लोग तंग आ जाएं और इनसे अलग हो जाएं। तीसरा उनका भी है कि इकोनॉमिक पावर, या जो उनके जो ऑयल डेपोज़ हैं और उनके जो एनर्जी सोर्सेज हैं, इनको करें। अब इनको काम करने के लिए इजराइल को एक मॉरल या एक रीज़न चाहिए। अब वो रीज़न यही थी कि जो उनको आप तंग करें और वो आपके पीछे मिसाइल भेजें, और रास्ते में आप सब लोगों को कहें कि जी 2-4 मिसाइल 10, 15, 20% तो आप रोक लें, सारों को मत रोकें। अच्छा, तो वो उन्होंने रुकवा लिया है। उनको पता है कि भाई ये आएंगे, वहाँ पे उन्होंने अपने सारी जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनको शेल्टर के अंदर रखा हुआ है। अगले 3 महीने का राशन उन्होंने वहाँ पे रखा हुआ है, तल अवीव और हैफा और हर जगह के ऊपर। तो मेरे अपने ख्याल में तो वो उनको ट्रेड इन कर रहे हैं कि आ जाएं, आए हमारे पास। नहीं तो ऐसे में एक नेशन भी तो देखी जाती है, ये दो कौमों के दरमियान जंग नहीं है। ईरान तो फिर भी कौम खड़ी है, आपने देखा कि उसके बाद जब पूरे ईरान में लोग जमा हो गए और अपनी हुकूमत के साथ, इस कॉज के साथ। लेकिन आप तल अवीव का देखें, आप इजराइल में देखें, वहाँ पे लोग बंकर्स में जाकर छुपे। तो ये जैसे इंडिया पाकिस्तान के दरमियान हमने देखा था, वो चीज़ कहीं से नज़र नहीं आ रही है इसमें। इमरान, नहीं, मैं इसमें आपसे इख्तिलाफ करूँगा। इसराइली जो है ना वो एज अ कौम फौज है सारी। अच्छा, 100%। वो तो वहाँ पे आप मैट्रिक के बाद अगले कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा। फौज तो है, मैं नेशन की बात कर रहा हूँ। मैं नेशन की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने पूरी नेशन को फौज रेजिमेंटेड बना दिया हुआ है।
अच्छा। कि आप बच्चा दाखिल होता है कॉलेज में और मैट्रिक के बाद अगर उसने कॉलेज में दाखिला लेना है तो उसने 3 महीने की फ़ौजी ट्रेनिंग करनी है। कॉलेज से यूनिवर्सिटी में जाना है तो उसने 6 महीने की ट्रेनिंग करनी है। और उसके बाद अगर वो ग्रेजुएट होकर किसी सरकारी या गैर सरकारी नौकरी में जाना है तो उसने 2 साल से 3 साल की जो फ़ौजी नौकरी है वो करनी है। तो पूरी मिन हैसल कौम वो उन्होंने अपने आप को रेजिमेंटेड करके फ़ौजी टच तो दिया हुआ है। तो ये इस तरह के झटके, इस तरह के उनको महीना 2 महीना 3 महीना, और उनको पता है कि हम हर तरफ से मुसलमानों के दरमियान रह रहे हैं तो मेंटली फ़िज़िकली वो तैयार हैं। हाँ, वो में बहुत सारे कमज़ोर दिल के लोग भी हैं जो कि घबरा के जलसे जुलूस में आ जाते हैं बाहर, लेकिन ये एक हमें क्रेडिट देना पड़ेगा इजराइल को कि वो इस चीज़ को सहने के लिए तैयार है। हाँ, अब जो असल मुकाबला है कि ये कितनी देर आप चलाते हैं इस काम को। ईरान की कोशिश होगी कि इसको हम प्रोलॉन्ग करें, क्योंकि ईरान में पुराने हिस्ट्री से, फारिस के ज़माने से लेके उनकी ये है कि ये ईरान रूस की तरह, जैसे वो कहते हैं ना कि दी कोल्ड बियर, वो तो जो रूस की तरह, रूस में भी कोई जंग वाला आता था तो वो चलते 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 मॉस्को तक पहुँचते पहुँचते वैसे ही थक जाता था। तो ईरान भी इसी तरह करता था कि जी इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी उनकी सल्तनत होती थी तो एब्जॉर्ब करते थे, आने देते थे और फिर उनको चपेट लेते थे। अब इज़राइल का फायर पावर और जो हमारा ईरान का फायर पावर, इनका मुकाबला है, लेकिन साथ साथ पॉलिटिकल और मिलिट्री माइंडसेट का भी है कि जी आपने यूके, फ्रांस और अमेरिका, उन्होंने सब ने छातियाँ खोल के साथ खड़े हुए हैं कि जी हम आपके साथ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप करेंगे तो उनके साथ करेंगे, आपको तंग भी कर रहे हैं और आपको उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, आपको वो गुस्सा दिला रहे हैं कि आप मारो हमें, हमारे सामने वाले बंदे को मारो, हमारे करीब वाले बेस के ऊपर मारो, हमारे जहाज़ को मारो। तो जिस दिन वो करेंगे ये सारे इकट्ठे होके, वो जहाँ पे सिर्फ इजराइल आ रहा है तो वहाँ पे वो सारे इकट्ठे होके आ जाएंगे और ईरान को डीकैपेसिटेट करने की कोशिश करेंगे। तो क्या ये एक तीसरी आलमी जंग की कॉल होगी? ये एक उसका एपिसोड बनने की तो सलाहियत रखता है, लेकिन क्योंकि ये एक ईस्ट और वेस्ट का जो रिफ्ट है कि जी ईस्टर्न पावर्स विज़ जो वेस्टर्न पावर्स, अब वेस्ट तो मिलके आ रहा है, ईस्ट कितना मिल पाता है आपस में, ठीक है। अच्छा, अब वेस्ट क्यों मिल रहा है? एक सवाल यहाँ पर भी ये खड़ा होता है, एक ब्रेक की तरफ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले सवाल मैं यकीनन आपकी तरफ रखूंगा कि इससे पहले जब बात की जा रही थी मौजूदा जो इस वक्त ईरान का रिजीम है और 2018 में कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, तो तब ये ऑलमोस्ट वो इस बात पे कन्विंस थे कि ये एटम बॉम्ब की तरफ नहीं जाएंगे, यूरेनियम की इन्रिचमेंट जो है वो इनके जो एनर्जी रिसोर्सेज और इन चीज़ों के लिए। नंबर 1। नंबर 2 कि जब आप देखते हैं कि सीरिया में रिजीम चेंज, इराक में रिजीम चेंज, और अब बात की जा रही है ईरान के अंदर रिजीम चेंज की, तो इस रिजीम चेंज को ब्रिक्स के हवाले से कितना इम्पॉर्टेंट कहा जा सकता है? क्योंकि वेस्ट यकीनन इस वक्त परेशान है और बिलखुसूस अमेरिका इस वक्त परेशान है ब्रिक्स से, और एक बड़ा पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट जो है वो साबित हो सकता है ईरान आगे चल के ब्रिक्स का। मैं ये सवाल आपकी तरफ रखूंगा। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक के बाद इन्हीं मौज़ूआत को मज़ीद आगे लेकर चलते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में ब्रिगेडियर तारिक कादिर रिटायर्ड मौजूद हैं और साथ ही साथ सैयद उसामा रिजवी माहिर माशियात, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। उसामा, आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, जो पहले बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले, ये क्या है? ये एटमी कैपेबिलिटी का खौफ है या फिर ब्रिक्स का मामला है? देखें, इसके जो ऑपरेशनल न्यूक्लियर थ्रेट है जो इज़राइल को है, लेकिन जो स्ट्रैटेजिक है वो ईस्ट एंड वेस्ट है, और उस ईस्ट एंड वेस्ट का जो इस वक्त है G7 और ब्रिक्स। अब ब्रिक्स जो है पहले तो बना था, बेसिकली प्लेटफॉर्म था इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म, लेकिन इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म था जिसमें सारी चीज़ों ने इकट्ठे होना था और आपको एक नया इकोनॉमिक सिस्टम, पैरेलल सिस्टम लेके आना था, और वो आ भी रहा है और आहिस्ता आहिस्ता, और 2009 में ये बना है। 2009 से अभी आप देखेंगे 26 साल हुए हैं, और 26 साल में उसकी ये हालत हुई है कि जो एक ब्रिक का जो कॉइन है
वो या एक ब्रिक का जो 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 वैल्यू यूनिट है वो ऑलमोस्ट $2.4 के बराबर हो गया हुआ है। तो अब ये तो परेशानी है कि भाई मेरा $1 डिपेंडेंसी जो है वो एक आपके ख़त्म हो गई है और आप $2 दे के $2.25 दे के एक ब्रिक का कॉइन लेते हैं या ब्रिक का जो यूनिट लेते हैं। तो ये परेशानी तो है और ये हर गुजरते वक्त के साथ ये बढ़ती जा रही है। इंडिया भी इसमें शामिल है, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, सारे आपको पता है कि रशिया, चाइना। लेकिन इंडिया को इन्होंने क्वाड में डाल के उसको साइडलाइन करने की कोशिश की। सऊदी अरब ने आना था, सऊदी अरब के ऊपर प्रेशर आया कि जी आप इसको कंसीडर करें, सोचें। सऊदी अरब काफ़ी अरसे से वो सोच रहा है कि मैं शामिल हूँ ना हूँ वगैरह वगैरह। ईरान शामिल है। ईरान बहुत बड़ी ऑयल इंडस्ट्री का मालिक है जिसकी अपनी वैल्यू है। तो ये सारे ये ब्रिक्स का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। चलो इन दोनों पॉइंट्स को मैं रखता हूँ। इकोनॉमिस्ट उसामा रिजवी भी हमारे साथ मौजूद है। उसामा, सबसे पहले तो बात की जा रही है मौजूदा इस टेंस्ड माहौल में ईरान की तरफ से ऐलान हुआ है कि वो संजीदगी से गौर कर रहे हैं कि जनाब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, आबनाए हर्मज़ जो है उसकी बंदिश का। और नाजरीन को बताते चलें कि ये एक आबी रास्ता है ये जो कि ईरान और ओमान के दरमियान वाक़ है। यह आबी रास्ता खलीज फारिस को खलीज ओमान और बहरे हिंद से मिलाता है। महज 39 किलोमीटर चौड़ी ये एक आबी गुजरगाह है जो इससे यौमिया 17 से 20 मिलियन बैरल ऑयल की ट्रेड होती है। ये पूरी ग्लोबल ट्रेड के लिए इस वक्त तवानाई के हवाले से आलमी शहरक मानी जाती है, जिससे 20% ग्लोबल LNG और तकरीबन 25% ऑयल की ट्रेड होती है। तो उसामा, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत क्या है और क्या ईरान अगर ये बात कह रहा है कि वो किसी भी वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है उसको बंद कर सकता है, तो फिर दुनिया कहाँ खड़ी होगी? थैंक यू सो मच इमरान भाई। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है आपका और इसके ऊपर आजकल काफ़ी ज़्यादा डेलिब्रेशन भी चल रही है। अगर आप हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट देखें तो अभी तक हमें ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलता जिसके अंदर ये स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज जो है, जिस तरह आपने इसमें बताया 20% दुनिया का ऑयल ट्रेड एंड 20 to 30% LNG ट्रेड गुजरता है कि बंद की गई हो। इसकी बहुत सारी वजूहत है। देखें इस वक्त ईरान को फंड्स की भी ज़रूरत है और ईरान तकरीबन 2 मिलियन बैरल से लेके 2.5 मिलियन बैरल पर डे का जो क्रूड है वो चाइना को भेजता है। तो अगर स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज बंद होती है तो उसका ये तेल जो की इंपोर्ट्स हैं वो भी बंद हो जाएंगी, जो कि उसको खुद भी इम्पेक्ट करेगा। सेकेंडली, मेरी जितनी भी शिपिंग इंडस्ट्री के लोगों से बात हुई है इंटरनेशनली भी, उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल सारे के सारे शिपिंग रूट्स जो हैं वो वहाँ से डाइवर्टेड हैं, उनको अवॉइड कर रही हैं। एक इंडेक्स होता है बाल्टिक ड्राई इंडेक्स, जो कि शिपिंग का ये फ्रेट रेट्स को डिटरमिन करता है। तो एक हफ्ते में 20% बढ़ गया, 21% बढ़ गया। फ्रेट फॉरवर्ड जो हैं वो 15% बढ़ गए हैं। इसका यह असर तो जरूर होगा कि हमारी कमोडिटीज जिसमें तेल भी आता है वो थोड़ी सी महंगी हो जाएं आगे आने वाले दिनों में। बट मुझे नहीं लगता, और अल्लाह करे ऐसा ना हो, कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वो इस वक्त बंद की जा सके। अगर वो बंद हो भी जाती है तो ये भी बात बतानी जरूरी है कि 2 पाइपलाइंस हैं। एक है पेट्रो लाइन जो कि सऊदी अरब में है, दूसरी है हबशान फुजैरा पाइपलाइन जो कि UAE में है। ये दोनों पाइपलाइंस आज से काफी साल पहले तक कमीशन हो चुकी हैं। अगर इनके अंदर से भी फुल कैपेसिटी में अगर आप तेल भेजें तो हाफ ऑफ द हॉर्मूज की जो कैपेसिटी है वो मैच कर जाती है। स्टिल हॉर्मूज की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, बट आई थिंक अभी जो हम देख रहे हैं उसमें कॉन्वॉयज US और एलाइज के जो इनके जो कंट्रीज हैं उनके कॉन्वॉयज वो कर रहे हैं, उनको शील्ड करके लेके जा रहे हैं टैंकर्स को। तो लेट्स सी, वेट एंड वॉच वाली बात है, बट सो फार इट्स टू अर्ली टू हॉर्मूज को बंद किया जाएगा। यानी फिर ट्रेड अगर होती भी है जो चल रही है इस वक्त, जाहिर है कि उसमें रिस्क प्रीमियम बढ़ जाएगा सारी चीज़ें, और ऑयल प्राइसेस ऑलमोस्ट $74-75 पर बैरल, तो दुनिया के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन तो है। देखें ये बड़ा ना दुनिया के लिए भी, और इम्पोर्टेंट बात ये है जिस पे बात करने की जरूरत है कि पाकिस्तान ने भी अपना किया है बजट अनाउंस। जो बजट के अंदर, अब उसके ऊपर डिस्कशन तो नहीं करेंगे, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट जो हमें फिस्कल स्पेस मिली है, जो कुछ अच्छे अदादो शुमार हैं, उसका बहुत ज्यादा जो इन्हिसार है, डिपेंडेंस है, वो जो लो ऑयल एंड गैस या एनर्जी प्राइसेस इस वक्त दुनिया में, पहली चीज। दूसरी, एंड लो मॉनेटरी पॉलिसी साइकिल जो दुनिया के अंदर इस वक्त इंटरेस्ट रेट्स की कमी है, ये लोगों को नहीं पता, उनकी वजह से हम लोगों को ये काफी ज्यादा एक सपोर्ट मिली है। अगर ऑयल की प्राइस आगे ज्यादा बढ़ती है, ठीक है,
अगर इन्फ्लेशन ज्यादा आती है, अगर इंटरेस्ट रेट्स यूएस में बढ़ते हैं, तो पाकिस्तान को अमंगस्ट अदर कंट्रीज बहुत ज्यादा इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। ऑयल बेस्ड इंपोर्टेड ऑयल बेस्ड कंट्रीज है पाकिस्तान की जैसी, उनके लिए बहुत बड़ा मसला होगा। एशियन इकोनॉमीज मैं रखूंगा जी। तारिक साहब ये फरमाइएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वहाँ पर शील्ड उसको किया जा रहा है और उनके जो ट्रुप्स है वो बाकायदा पहुँचे हुए, उनके जहाज़ वगैरह पहुँचे हुए। आप समझ रहे हैं कि आगे पॉसिबिलिटी है कि सूरत हाल थोड़ी सी संगीन होगी? मैं आई एग्री विद उसामा कि ईरान प्रीमेच्योरली इसको रेगुलेट करने की कोशिश तो ज़रूर करेगा, बंद करने की, बिकॉज उसमें उनके अपने क्लाइंट्स भी शामिल हैं और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी शामिल है। सिर्फ उसमें फ्रांस, यूएस और इसराइल का ऑयल नहीं गुजर रहा, और वो ये लोग चाहेंगे भी कि ईरान ये करे ताकि हमें डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन का मौका मिले। प्रोवोक किया जाएगा, प्रोवोक करेंगे अप टू मैक्सिमम लेवल जो है वो प्रोवोक किया जाएगा। अभी ये दिस इज द टाइम ऑफ अ डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल लीडरशिप का जो एक्यूमेन है कि उसको वो प्रूव करे। नहीं तो ये कहाँ होगा, ये डिप्लोमेसी कहाँ पे होगी? ये जो संडे मुज़ाकरात होने थे ये उनमें होनी थी, वो तो देखें डिप्लोमेसी चल रही थी, डिप्लोमेसी ब्रेक हुई और इसराइल और यूएस का जो नेक्सस है उन्होंने इसको ब्रेक करके, और उनको ये डर था कि कहीं, क्योंकि इस वक्त 5 न्यूक्लियर साइट्स हैं इंडिया में, अपना ईरान में, जो कि प्रूवन है कि जो कोई छुपी हुई है, जो सब आईए के सामने भी नहीं है, और वो अलग चीज़ है। उसके अंदर तकरीबन 9 से 10 न्यूक्लियर मिसाइल्स के लिए जो फिसल मटेरियल है वो तैयार है। अच्छा। और अराउंड 20,000 सेंट्रीफ्यूग्स तैयार हैं, और ये पिछले 4-5 महीने पहले तक की रिपोर्ट थी। अब इस अरसे में मैं ज़ाती तौर पे ये कहूँगा कि जी ईरान को बहुत पहले अपने न्यूक्लियर जो कार्ड्स हैं वो दिखा देने चाहिए थे। इतना डिले करके इसको, मतलब आज दुनिया ये देख रही है कि 28 मई 1998 नहीं हुआ होता तो हम बड़े प्रॉब्लम में होते, या फिर 10 मई 2025 नहीं हुआ होता तो हम बड़े प्रॉब्लम में होते। और हमने अपनी वो डेटरेंस जो है वो शो कर दिया दुनिया के सामने। देखिए, आपको अपने जिंदा रहने के लिए और इज्जत एहतराम के साथ रहने के लिए आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है। तो मैं यूक्रेन ने नहीं किया, आज उसकी हालत देख लें। एक बार फिर उसामा आपकी तरफ आऊंगा। अभी थोड़ी देर पहले ब्रिगेडियर साहब से जो ब्रिक्स से हवाले से भी बात हो रही थी, तो ये कितना बड़ा थ्रेट आप इसको देखते हैं? ये जो रिजीम चेंज की बात की जा रही है, ये ग्रेटर इसराइल, ये सारी चीजें, या फिर ब्रिक्स जो है वो अपनी जगह पे स्टैंड करता है? खौफ है वेस्ट को, खुसूसन अमेरिका को? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा खौफ है। और ये जो थीम है ब्रिक्स का, ये वाइडर स्कीम ऑफ थिंग्स के अंदर आई थिंक इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट थीम है। देखिए, अक्टूबर 2024 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, कजान समिट, और वो कजान समिट के अंदर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की गई थी कि मैं कहता हूँ 2024 का द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट वाज दैट कजान समिट। उसके अंदर एक ऑल्टरनेट पेमेंट सिस्टम बनाने की बात की गई थी जो कि ब्रिक्स के अपनी कंट्रीज का होगा। आपको पता है, जब सैंक्शंस लगती हैं तो सैंक्शंस मेन काम करती हैं इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर, शिपिंग इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर। उसके अंदर अपनी शिपिंग इंश्योरेंस कंपनीज बनाने की बात की गई है। डीडॉलराइजेशन तो एक थीम चलता रहता है, इसके अलावा ट्रेड बढ़ाने की बात। देखिए, ब्रिक्स 40% द ग्लोबल पॉपुलेशन, 40% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। सबसे बड़ी बात है कि जो वेस्टर्न इकोनॉमीज है उनका डेमोग्राफिक डिविडेंड अब पीक कर गया है। उधर बूढ़े लोगों की तादाद ज्यादा है, यंगस्टर्स की कम है, जबकि ब्रिक्स के अंदर इसके ऑपोजिट केस है। मतलब पोटेंशियल अब यहां पर देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वाइडर स्कीम के अंदर ये सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो है वेस्टर्न लेड ऑर्डर को, वो ब्रिक्स का ही है, जिसका डिफेक्टो लीडर चाइना है। बट अच्छी बात यह है कि जो चाइना की स्ट्रेंथ है और जो चाइना की इकोनॉमी है, डिस्पाइट द चैलेंजेस, रिसेंटली भी वो सबसे स्ट्रांग जा रही है अमंग्स्ट द टॉप इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। तो लिहाजा मैं कहता भी रहता हूँ, और इसके आई एम अ प्रोपोनेंट ऑफ दिस, कि पाकिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता मल्टी प्रोंग्ड, मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी के साथ साथ ज्यादा अलाइन करना पड़ेगा अपने आप को चाइना के साथ और रशिया के साथ मूविंग फॉरवर्ड, बिकॉज जियोग्राफी हम करीब रहते हैं, ऑयल एंड गैस का ट्रांसफर आसान है, मदद को जल्दी आ सकते हैं, जैसे अभी हमने देखा भी रिसेंटली। तो ब्रिक्स का थीम जो आपने कहा, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, तमाम लिहाज। ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान को कहां देखते हैं, कब देखते हैं, किन उसूलों पे देखते हैं? सॉरी, मेरे से पूछा आपने ये? जी आपसे जी, मैं देखें इमरान भाई, बड़ा एक इसके अंदर हमें एक सोबर एनालिसिस करना चाहिए जज्बात से हटके। पाकिस्तान को मैं ब्रिक्स में ऑफ कोर्स देखना चाहूंगा, पाकिस्तान को ब्रिक्स का पार्ट होना चाहिए, बट ये एक स्टेप बाय स्टेप चीज होती है। हम स्टेप्स को वो छलांग नहीं मार सकते, उसके अंदर हम स्टेप्स को स्किप नहीं कर सकते। पहला स्टेप ये है कि हमारी डोमेस्टिक
जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए। दूसरा स्टेप ये है कि हम अपने रीजन के अंदर थोड़ा सा स्ट्रेंथन हो और रीजन के लिए पॉजिटिवली रेलेवेंट हो, जिसके अंदर सेंट्रल एशिया का रीजन बड़ा आता है, इकोनॉमिक। उसके बाद फिर हम ब्रिक्स के लिए एक, अभी आप देखिएगा ये सीपैक का इशू है, जो BRI के 6 कॉरिडोर हैं उसमें से सबसे कम जो प्रोग्रेस हो रही है वो सीपैक के ऊपर हो रही है। हम इसके ऊपर पूरा शो कर सकते हैं। 2, 3, 4 चाइना इंडो चाइना पेनिनसुला वो वाले कॉरिडोर एक्टिव है, उनको जरूरत ही नहीं रहेगी इस कॉरिडोर की। तो वी आर लैगिंग बिहाइंड दीज थिंग्स। इट इज इंपॉर्टेंट कि हम इसको स्पीड अप करें, पहले ये करेंगे फिर ब्रिक्स का हिस्सा बनेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। उसामा रिजवी हमारे साथ शरीक रहे इस सेगमेंट में। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे और ब्रेक के बाद इन्हीं मामलों को मजीद आगे लेकर चलते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। दौरे जदीद में साइबर वॉरफेयर एक नया जंगी महाज है और इस वक्त दुनिया इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में, इस जंग में मरकूज़ है दुनिया भर की नज़रें। लेकिन इस दौरान हम बड़े इस बात को भी याद रखें कि पिछले महीने 10 मई भी गुजरा है और उस 10 मई को एक जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था भारत का, उसके बाद पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाया। ताहम इस दौरान तवातुर के साथ खबरें आ रही हैं कि दोनों अतराफ से एक दूसरे के ऊपर साइबर अटैक्स जो हैं वो जारी हैं और हज़ारों की तादाद में वेबसाइट्स वगैरह जो हैं वो उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है, वेबसाइट्स हैक हो रही हैं। मामला क्या है और इससे किस तरह से महफूज रहा जा सकता है, इन दोनों चीज़ों पे हम बात करेंगे। मुनाफ के चेयर हैं साइबर सिक्योरिटी कमेटी पाशा, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और स्टूडियो में जनाब तारिक कादिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुनाफ, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल है इस वक्त जो साइबर सिक्योरिटी और ये साइबर वॉरफेयर के हवाले से बात की जा रही है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज कर दूं कि हमारी तरफ की तो सूरत हाल बहुत महफूज है माशाल्लाह से। ओवरऑल जो अब तक इवन प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर की जो अपडेट्स जो आ रही हैं, छोटी मोटी खबरें आती रहती हैं, बट देयर हैज बीन नो मेजर इंसिडेंट जो हमारे ऊपर हुआ। ऑल्दो अटैक्स आते रहते हैं, अटैक्स चलते रहते हैं, लेकिन जो दुश्मनों को जो है वो कहीं पे भी जो है सक्सेसफुल नहीं हो सके और उनको मुंह की खानी पड़ी हुई है। ठीक है, नहीं तो ऐसे में क्योंकि ज़ाहिर है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और आपके अकाउंट्स, मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम्स, क्योंकि अब पूरी दुनिया में इकॉनमी जो है वो इस इंटरनेट के थ्रू हो रही है ना सारी, ये ज़रा थोड़ा सा बताइएगा किस तरह से हम मज़ीद अपनी सिक्योरिटी एक कंज्यूमर के लेवल पर मज़ीद बढ़ा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक ये चीज़ अर्ज कर दूं कि अगर किसी भी तरह का प्रोपेगेंडा आ रहा है कि पाकिस्तान का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन महफूज नहीं है या डिफेंस वाइज वीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूशन जो है, मेजॉरिटी ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर वेरी सेफ और वो अप टू द वर्ल्ड स्टैंडर्ड जो साइबर सिक्योरिटी जो प्रिकॉशंस ली जा रही है, इन सब ने ली हुई है एट द करंट मोमेंट। इनफैक्ट मैं चंद एसोसिएशन के साथ, चंद क्लाइंट्स के साथ खुद भी काम करता हूँ, तो हमें पता है उस जो है कि किस टाइप के सेटअप हुए हैं और इस तरह कहीं भी नहीं है कि उन्होंने किसी भी तरह का कोई भी आप ये कह लें कि उन्होंने फाइनेंशियली या किसी भी टेक्नोलॉजी वाइज, हम सब जो है टॉप ऑफ द लाइन चीजें भी रन कर रहे हैं और हमारे जो लोग हैं जो टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं वो भी काफी अच्छे हैं। नाउ रिगार्डिंग द कंज्यूमर साइड, देखें यहाँ पे जो नॉर्मल जिसको हम सोशल फ्रॉड्स कहते हैं, जो कंज्यूमर जिस पे एंड होते हैं, मिसाल के तौर पे क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो गया, डेबिट फ्रॉड हो गया, ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड हो गया, तो वो तो चीज़ हमारी नॉर्मली चल रही होती है। यहाँ उसमें यह है कि इन लोगों ने अब सर्टन जो है एक सेक्टर या एक मखसूस लोगों को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। तो प्रिकॉशन उसमें यही है जो हम नॉर्मल सोशल मीडिया के और जो नॉर्मली बैंक्स के उसमें दे रहे होते हैं कि सबसे पहले अक्लमंदी का काम करें। कोई भी चीज़ जो आपको अगर कभी कोई ऐसा ईमेल आती है, कोई किसी किस्म का मैसेज आता है कि जी आपका ट्रांजैक्शन हम अकाउंट चेक कर रही हैं, स्टेट बैंक से हमें और आपके अकाउंट का जो है कोई भी इस टाइप के अकाउंट में एक्टिविटी हुई है, हम आपको कॉल करेंगे, वेरीफाई करेंगे, तो उस पर ध्यान नहीं दें क्योंकि बैंक कभी भी आपको कॉल करके ये कहेगा ही केस में कोई भी चीज आपके साथ हो रही है प्राइमरी। और अकल का इस्तेमाल करें। अगर कोई और लोग आपको ये कहता है कि जी मेरा अकाउंट हैक हो गया है, मुझे पैसे दिए जाएं, ये दिए जाएं, तो बराए मेहरबानी उसको कॉल करके अलग से खुद कॉल करें, वेरीफाई करें, फिर उसको पैसे या कोई भी ट्रांसफर करें। सिर्फ उसकी कॉल पे आप नहीं करें प्लीज, ठीक है। नंबर है वो भी कादिर साहब, ये जो मैं अभी बात कर रहा था कि जनाब 10 मई और फिर जून
कोई इंटरलिंक लगता है आपको 2025 दुनिया भर के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए हैं, फिर ट्रंप साहब का ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के हवाले से ग्लोबल पीस लीडर बनने के हवाले से उनका ख्वाब जो है वो भी, जितने कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उनका ख्वाब भी बढ़ता जा रहा है। मैं पर्सनली आई थिंक देयर इज़ अ कनेक्शन, देयर इज़ अ कनेक्शन। हो सकता है हमें फील ना हो, हमें उसको प्रूव करने में टाइम लगे, लेकिन जो बिगर स्टेट ऑफ जो सिचुएशन है उसमें इंडो इज़राइल नेक्सस और उसमें बाकी जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनका कॉन्सेंट, ये सारी चीज़ें एक इंडिकेटर देती हैं कि पाकिस्तान को टेस्ट करने के लिए, पाकिस्तान को इंगेज रखने के लिए 10 मई हुआ, 6 मई हुआ, 7 मई हुआ। अगर उसमें पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता, नौज़बिल्ला, अगर हम उसके अंदर थोड़ा सा वीकनेस शो कर लेते तो हम अभी तक एंगेज होते। कोई दरमियान में आपको सीज फायर कराने वाले लोग नहीं मिल रहे होते, ना मिल रहे सेम अगर इस वक्त पिटाई उल्टी वहां की चल रही होती, इजराइल बहुत बुरी पोजीशन में आ जाता तो फौरन जो है वो ग्लोबल पार कॉरिडोर जो है और जो पार ब्रोकर्स हैं वो आके सालिसी पे लग जाते, सीज फायर पे लग जाते। आई पर्सनली सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिंकेज कि जी वो नहीं हुआ, उन्होंने कहा अब इसको फौरन रोक दो ताकि इंडिया का जो एसेट्स हैं वो एग्जॉस्ट ना हो जाएं, बाद में काम आने वाले, और वो उन्होंने उसको प्रिजर्व करवाया कि भाई अभी तुम संभालो। उनको 2 जुतियाँ भी मारी होंगी कि भाई ठीक करो, और ये क्या तुमने पहले कहा था कि मैं ये सब कर लूँगा और नहीं कर सके, तो अब अपने घर को ठीक करो, झाड़ू फेरो और काम सीध करो। लेकिन पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की गई कि जी आप मान लें, उसमें पाकिस्तान के दोस्त भी आ गए और पाकिस्तान के थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस दे दें उनको, और दोस्त भी आ गए और दुश्मन भी उसमें दोस्त बन के आ गए कि भाई आप काइंडली होल्ड करें और उसको जाने दें। अब वहाँ पे जब नहीं हुआ तो जो हमारा राइट फ्लैंक है या जो हमारा ईस्टर्न फ्लैंक है, वहाँ पे जो काम होना था, बड़ा काम होना था, वो उन्होंने कहा जी उसको तो हमने चालू करना है ताकि वो चले। और ये अब एक कनेक्शन है हमें अभी, क्योंकि इस वक्त हमारे पास 2 फ्रंट वॉर है, हम पाकिस्तान, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम 2 फ्रंट क्या मल्टी फ्रंट वॉर देखते आ रहे हैं पिछले 40 साल से। तो हमें अभी अपने आप को प्रिजर्व रहना है, अपने आप को हौसले के साथ रखना है और अपने आप को उस ताकत को प्रिजर्व करके रखना है कि खुदा न खास्ता ज़रूरत पड़े तो हम अपने आप को डिफेंड भी कर सकें और अफेंड भी। जी मुनाफ मजीद, लास्ट मेरे ख्याल से 1 आध मिनट है, मैं चाहूँगा कि मैं सर इसमें एक थी, मैं मुनाफ साहब की आप वाली जो सवाल था, मैं ज़ाती तौर पे ये क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर भी और अब मैं पिछले 10-12 साल से कॉरपोरेट के अंदर हूँ, डिजिटली ऑनलाइन एनीथिंग हैपनिंग डिजिटली इज़ नेवर सेफ 100%। ठीक, बिल्कुल कभी भी नहीं, तो इसके लिए हमें जी 100% तो कभी भी सेफ नहीं होती है, लेकिन टू एन एक्सटेंट हम सेफ्टी जरूर कर सकते हैं। मुनाफ क्या कहिएगा? और फिर इस वक्त जो इजराइल की कैपेबिलिटी है, इस हवाले से कहीं आपने रीड किया कुछ उसे? देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि जिस तरह गाड़ी होती है जो मैन्युफैक्चर होता है, नॉट नेसेसरली कि उसके पास बेस्ट ड्राइवर हो, तो नो डाउट कि इजराइल के पास बेस्ट डिफेंसिव टेक्नोलॉजी है, ऑफेंसिव में भी वो एक हद तक है, लेकिन उनके पास अगर आप उसको ग्रेडिंग करें तो इजराइल के पास बेस्ट साइबर सिक्योरिटी में बेस्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी है, लेकिन द पीपल हु आर ऑपरेटिंग द टेक्नोलॉजी इज द की हियर। सर 10 मई को हम साबित कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम साबित कर चुके हैं विद चाइनीज इक्विपमेंट। यस बिल्कुल, पाकिस्तानी माइंड, पाकिस्तानी ब्रेन। जी, चाइना ने जो तैयारी बनाया उसको पाकिस्तानी पायलट्स ने उड़ाया, तो हमारी जो कैपेबिलिटी एज अ वर्क फॉर उस चीज को चलाने की, उस चीज को अंडरस्टैंड करने की, उसकी मनूवरिंग करने की है। तो इसराइल हो या कोई भी और मुल्क हो, चाहे वो कितना ही साइबर सिक्योरिटी में अपने आप को कितना ही आगे क्लेम क्यों नहीं कर दे, इट्स द पीपल हु ड्राइव द थिंग, इट्स द ऑपरेटर हु ड्राइव द थिंग। और माशाल्लाह पाकिस्तानी में कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है माशाल्लाह। ठीक है, चलें। अल्लाह साहब मुनाफ को बताना है कि वो अपनी लोकेशन चेंज करते रहें, क्योंकि उनके पीछे फिर ये लोग पड़ जाएंगे कि भाई ये वो पहले ही बहुत स्मार्ट आदमी है इस मामले में। थैंक यू वेरी मच मुनाफ, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। और ब्रिगेडियर तारिक कादिर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ सैयद उसामा रिजवी हमारे साथ मौजूद रहे। उसामा आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।